नोटिफाई किया कि इंडिया ने गिनिया वार्म को या ड्रैकनक्यूलियोसिस को एलिमिनेट कर दिया है February 2000 में। कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका? ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस, ये नाम याद रखिएगा इसका, जो पॉजिटिव एजेंट है इस डिजीज का, ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस। अब इसके बारे में सिर्फ ओवरव्यू ही लेना, ऑलरेडी क्या है ये एलिमिनेटेड डिजीज है, ये एक निमेटोड होता है। निमेटोड किसको कहते हैं? निमेटोड किसे कहेंगे? देखिए इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो है वो हॉलो होती है, सिलिंड्रिकल हो, और जो है ये हॉलो स्ट्रक्चर की तरह हो। तो ऐसे तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सॉरी, ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को, इनवर्टिब्रेट को हम कहते हैं निमेटोड, इनको निमेटोड की कैटेगरी में, जिनका स्ट्रक्चर अंदर से क्या हो, खोखला हो, और ये सिलिंड्रिकल बॉडी हो, उसको निमेटोड कहा जाता है। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस, ये एक टाइप का निमेटोड है। अब गिनिया वर्म डिजीज इंडिया में जो है लास्ट केस कब मिला था? जोधपुर राजस्थान में मिला था, और गिनिया वार्म जो वहीं पे एंडेमिक भी थी। गिनिया वार्म जो है जो राजस्थान में एंडेमिक भी था, सबसे ज्यादा वहीं पे पाया जाता था। 1996 में लास्ट केस जो मिला था वो 1996 में मिला था। और उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने कहा कि फरवरी 2000 में इसका एलिमिनेशन हो गया। कहाँ से? इंडिया से। डब्ल्यूएचओ की तरफ से सर्टिफिकेशन मिल गया कि इंडिया हैज एलिमिनेटेड गिनिया वार्म इन 2000। ठीक, इसका जो रिजर्वायर होता है गिनिया वार्म का, इन्फेक्शन का जो रिजर्वायर होता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन, कोई एनिमल रिजर्वायर नहीं होता है ना, पर्सन टू पर्सन इट इज। तो इसका जो रिजर्वायर है वो इन्फेक्टेड पर्सन था। क्या था? इन्फेक्टेड पर्सन था। और टाइप ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो वो साइक्लो डेवलपमेंटल ट्रांसमिशन है। किस तरीके का है? साइक्लिकल चेंजेस भी हो रहे हैं और डेवलपमेंटल चेंजेस भी हो रहा है। टाइप ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन साइक्लो डेवलपमेंटल ट्रांसमिशन इसका हो रहा है। अब टाइप ऑफ डिजीज की बात करें अगर हम, इसके टाइप ऑफ डिजीज, तो ड्रैकन क्यूलियसिस किस टाइप की डिजीज है? वाटर वास्ड डिजीज है, वाटर बेस्ड डिजीज है, वाटर रिलेटेड डिजीज है? वाटर बेस्ड। वाटर बेस्ड डिजीज है ना, पानी, हाँ, पानी के कंजम्पशन से ये डिजीज जो है वो फैलती थी। और स्पेशली जो है इस डिजीज को ट्रांसमिट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता था, वो एक तरीके का इन्वर्टिब्रेट एनिमल है जो पानी में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं साइक्लॉप्स, है ना। वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है साइक्लोप्स। वो क्या करते थे, वो इसका जो एग होता था, इस निमेटोड का या गिनिया वार्म का जो एजेंट है ड्रैकनक्यूलस मेडिनेसिस, वो हार्बर करते थे, उसके अंदर होता था। और जब वो उस पानी को कोई आदमी, कोई पर्सन कंज्यूम करता था, तो फिर वो नॉर्मली जो उसके बॉडी में एंटर होने के बाद तब वो अपनी साइकिल को जाके वो पूरा करता था और डिजीज काज करता था। तो बेसिकली जो है इट इज ए वाटर बेस्ड डिजीज, और इसमें साइक्लॉप्स प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन इट्स ट्रांसमिशन। इसको ट्रांसमिट करने में साइक्लॉप्स का इंपॉर्टेंट रोल है ना। इट इज ए वाटर बेस्ड डिजीज। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया इसका? कंजम्पशन ऑफ वाटर कंटेनिंग साइक्लॉप्स। अब ये जो साइक्लॉप्स होते हैं इनके बॉडी में जो है इसका पैरासाइट का जो इन्फेक्टिव स्टेज है ये रहता है, और यही जो है कंजम्पशन के बाद ह्यूमन बॉडी में चला जाता है, वहां पे अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है। तो टाइप ऑफ डिजीज इज वाटर बेस्ड डिजीज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज कंजम्पशन ऑफ वाटर कंटेनिंग साइक्लॉप्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किस डिजीज के ट्रांसमिशन में साइक्लॉप्स जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो साइक्लोप्स प्ले रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ गिनिया वार्म या ड्रैकनक्यूलियोसिस। अब ये था। अब इसके जो है क्लिनिकल फीचर ज्यादातर जो है एब्डोमिनल होते हैं, उसमें वेट लॉस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, नाजिया वोमिटिंग, ये सारे एक कॉमन सी पिक्चर जो आती है इसी तरीके का होता है। अब इसमें कुछ चीजें और पाई जाती है, थोड़ा सा इसके जो एजेंट, ये जो पैरासाइट है ये किस तरीके से गुजरी जाता है। अब एक चीज हमने अक्सर पढ़ी है कि ज्यादातर डिजीज काजिंग एजेंट जो होते हैं वो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं? फीमेल्स होती है ना। तो यहाँ पे अब ये जो निमेटोड्स हैं, यहाँ पे एक जनरल रूल है, एक चीज और है, जनरल रूल और है। जितने भी आप इस तरीके के निमेटोड्स पढ़ेंगे या वर्म इन्फेक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें चाहे एस्केरिस हो या ये ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस हो, तो जो मेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होंगे। मेल्स की हाइट जो या लेंथ कह लीजिए वो बहुत छोटी होगी, और फीमेल्स की वो बहुत बड़ी होती है ना। और यूजुअली जो है जो फीमेल्स होते हैं ना,
अब यही जो है इन्फेक्टेड पर्सन के लोअर लिम्ब में कह लीजिए किसी तरीके से वो वहां पे पेनिट्रेट कर जाए, या फिर जो है इसके एक्स जो होते हैं वो साइक्लॉप्स जो है हार्बर कर रहे हैं, और साइक्लॉप्स को कोई जो है वो पानी अगर कोई पी रहा है उसको कंज्यूम कर रहा है तो उसकी बॉडी में चला जाता है ना। और यूजुअली जो है 15 दिन का टाइम लेता है, ये जो साइक्लॉप्स होते हैं या जो लार्वा इनके अंदर हो रहा होता है, इसको पूरा डेवलपमेंट होने में टोटल जो है 15 दिन का टाइम लगता है। और एक बार साइक्लॉप्स की बॉडी में इसके लार्वा मौजूद है तो पानी को पी रहा है कोई। अब ये जो है जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या करता है, वो डाइजेशन का काम करता है, HCl जो हमारा है वो डाइजेशन का काम करता है, और किसी ने पानी को कंज्यूम किया, साइक्लॉप्स भी है, तो साइक्लॉप्स के ऊपर भी HCl जो है असर करेगा, साइक्लॉप्स जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। और जब वो डिसॉल्व हो जाएगा तो पैरासाइट क्या होगा, स्टमक में रिलीज हो जाएगा। अब वहां से स्टमक में रिलीज होने के बाद ये जो पैरासाइट है ये धीरे धीरे कहाँ पे, ये माइग्रेट करता हुआ पहुंचेगा डुodenum में, और डुodenal वॉल को ये पेनिट्रेट कर जाएगा। डुodenal वॉल को ये पेनिट्रेट कर जाएगा, और डुodenal वॉल के बाद वहां से फिर फर्दर जो है ये आगे ही बढ़ेगा, रुकेगा नहीं, माइग्रेट करता हुआ ये विसराज तक पहुंचता है। विसराज में जाने के बाद दूसरे फिर सबक्यूटेनियस टिश्यूज तक आता है, और वहां पे एक ब्लिस्टर फॉर्म में फिर से वो आके मौजूद हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में गिनिया वार्म के ट्रीटमेंट में बेसिकली जो इसके केसेस होते हैं, अब ये जो एजोल ग्रुप है, निरिडाजोल है, मेबेंडाजोल है, मेट्रोनिडाजोल है, ये सब के सब केसेस के लिए जो है ये यूज होती हैं ये ड्रग्स, है ना। निरिडाजोल, मेबेंडाजोल एंड मेट्रोनिडाजोल इसके केसेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं। और अगर डिजीज के ट्रांसमिशन की बात करें, डिजीज के ट्रांसमिशन में किसी भी चीज का रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से डिजीज को इरेडिकेट किया जा सकता है, दैट इज प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड कंट्रोल ऑफ साइक्लॉप्स। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी को अगर सही से ट्रीट करके उसको यूज किया जाए, और साइक्लॉप्स के मतलब बहुत ज्यादा जो है साइक्लॉप्स की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जाए, तभी इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता था। अदरवाइज जो है कोई ड्रग ऐसी नहीं थी जिससे इस डिजीज के ट्रांसमिशन को रोका जा सकता था, ना ही मास ट्रीटमेंट के लिए कोई ड्रग जो है वो यूजफुल थी, इसमें इसके मास ट्रीटमेंट के लिए भी कोई ड्रग जो है वो यूजफुल नहीं थी। ठीक है, ये गिनिया वार्म के बारे में था थोड़ा सा। तो इसका बस इसमें दो तीन चीजें याद रखनी, पॉजिटिव एजेंट कब जो है ये एलिमिनेट हुआ इंडिया से, फरवरी 2000 में, और इट इज अ वाटर बेस्ड डिजीज, और इसमें साइक्लॉप्स के बारे में जरूर याद, साइक्लॉप्स का रिलेशन ही किससे है, ड्रैकेनक्यूलियसिस से है ना? बाकी तो ये जो ड्रग्स है ना, निडाजोल, मेबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, ये जितने भी वार्म इन्फेस्टेशन है लगभग सब में ये मिलेंगे। सेकंड क्या है, राउंड वार्म, या जिसको हम कहते हैं एस्केरियसिस। एस्केरियसिस जो है सबसे कॉमनेस्ट, अगर हम बात करें हेलमिंथिक इन्फेक्शन या वर्म इन्फेस्टेशन, अगर इंडिया में कोई है सबसे कॉमन वर्म इन्फेस्टेशन तो वो यही है, जो राउंड वर्म या एस्केरियसिस। एस्केरिस का इन्फेक्शन जो है वो सबसे कॉमन है इंडिया में। और वर्ल्ड वाइड भी अगर बात करिए तो सबसे कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन जो है वो राउंड वर्म ही है या एस्केरियसिस ही है ना, इसकी दो इंपॉर्टेंस है। इट इज द मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन एंड मोस्ट कॉमन वर्म इन्फेस्टेशन इन इंडिया। ठीक, दो चीजें इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। अब इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, देखिए एस्केरिस के बारे में अक्सर घरों में आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों को ना डीवार्मिंग कराई जाती है, तो मोस्ट कॉमनली जो वो एस्केरियसिस के लिए ही कराई जाती है, इसका इन्फेक्शन सबसे कॉमन है। सिम्टम क्या मिलेगा, बहुत वेग सा सिम्टम मिलेगा, इस तरीके का सिम्टम नहीं मिलेगा कि हम ये पहचान ले कि इसको एस्केरियसिस है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जीआई डिस्कम्फर्ट होगा, है ना, जीआई डिस्कम्फर्ट, नाजिया है, एब्डोमिनल पेन है, यही सारे फीचर्स होते हैं। और ज्यादातर वर्म इन्फेक्शन में ये जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। यहाँ पे भी एक जनरल रूल है, फीमेल की लेंथ जो है वो मेल की लगभग 2-3 गुना ज्यादा ही होगी, यानी मेल जो है उनकी लंबाई कम होगी, फीमेल्स की लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, रिजर्वायर मैन, रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। जहाँ पे कोई कोई ऐसी प्लेस, ऐसी जगह कह लीजिए जहाँ पे ये जो पैरासाइट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज काजिंग एजेंट है, ये वहां पे पड़े रहे,
और इनका जो है डेवलपमेंट होता रहे और ये वहीं पे आराम से पड़े रहे और फर्दर जो है वहीं से शेड होके दूसरे लोगों को ये इन्फेक्ट कर सके। इसको कहा जाता है रिजर्वायर। तो यहाँ पे जो रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन है वो मैन है। जैसे टेटनस है, टेटनस में रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? वहां पे अलग है। टेटनस का पॉजिटिव एजेंट कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, कहाँ पे पाए जाते हैं ये? मैन्योर्स में, डंग्स में और सॉइल में। तो उसका जो रिजर्वायर है टेटनस का, वो कहाँ पे है? वो सॉइल होता है रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पे क्योंकि ये हर कहाँ किसके अंदर होता है? मैन के अंदर पाया जाता है, राउंड वन। तो इसका जो रिजर्वायर होगा वो मैन होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? थोड़ा सा बताइए। राउंड वन बहुत कॉमन है। डिजीज कैसे ट्रांसमिट होगी, इसका मोड क्या होगा? चलिए मैं इसके एक थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। इसका जो इन्फेक्टिव मटेरियल होता है इस डिजीज का, वो क्या होता है? फीसेज होते हैं, फीसेज विच कंटेन्स फर्टिलाइज्ड एग। तो अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? फीको ओरल रूट। फीको, फीको ओरल रूट है ना। इसका जो इन्फेक्टिव मटेरियल है वो फीसेज होता है जिसमें इन्फेक्टिव एग होते हैं। फीसेज। तो इस वजह से इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज फीको ओरल रूट का मोड। इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड एस्केरिसिस का, एस्केरियासिस का या राउंड वन पीरियड, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत वेरिएबल होता है। ऑन एवरेज जो है 2 महीने इसको माना जाता है। ऑन एवरेज जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 मंथ का माना जाता है ना। वैसे तो वेरिएबल होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अब इसको ट्रीट करना है। इसको क्या करना है? ट्रीट करना है। तो ट्रीटमेंट में फिर से ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी इनकी? अभी पीछे आपने पढ़ा है ना, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल। वही फिर से इसकी ड्रग ऑफ चॉइस, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, पायरेंटेल। ये ड्रग्स हैं जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। और बेसिकली देखिए, जब डीवार्मिंग कराई जाती है तो डीवार्मिंग में अगर यूज कराते हैं तो एक एक टैबलेट स्टेट में देते हैं। बैंडी प्लस के नाम से आती है टैबलेट, बैंडी प्लस 1 टैबलेट स्टेट, और आफ्टर 15 डेज एक टैबलेट और दे दीजिए। अगर वार्म इन्फेक्शन है तो वो खत्म हो जाएगा। थर्ड जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हुकवर्म या अनकाइलो स्टोमियसिस। अब हुकवार्म इन्फेक्शन जो है ये दो कॉजेटिव एजेंट है। हुकवार्म इन्फेक्शन जो है इसके जो कॉजेटिव एजेंट है वो दो होते हैं। कोई भी इस तरीके का इन्फेक्शन जो एनकाइलोमा स्टोमा, एनकाइलोमो सॉरी एनकाइलोस्टोमा डुoडेनल और निकेटर अमेरिकानस, इन दोनों में से किसी से भी अगर वो इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हुकवार्म इन्फेक्शन कहा जाता है, यानी एनकाइलोमो एनकाइलोस्टोमियासिस। इसके दो कॉजेटिव एजेंट होते हैं, एंकाइलोस्टोमा डुodenale एंड निकेटर अमेरिकानस। इन दोनों के ही इन्फेक्शन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन है इन्फेक्शन का, इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से अगर डिजीज हो रही है या इंडिविजुअल कोई एक इन्फेक्शन अगर हो रहा है किसी एक पॉजिटिव एजेंट से, तो उसको हम हुकवर्म इन्फेक्शन कहते हैं। और ये डिजीज जो है लगभग लगभग यूरोप और यूएसए से इरेडिकेट हो चुकी है, लेकिन अभी भी इधर जो एशिया अफ्रीका है ना, यहाँ पे अभी इस डिजीज का इंसिडेंस पाया जाता है। अदरवाइज यूरोप और अमेरिका में ये लगभग लगभग जो एक तरीके से कह लीजिए तो इरेडिकेट हो चुका है हुकवार्म इन्फेक्शन। हुकवार्म इन्फेक्शन को इसके जो वो नाम याद रखिएगा सिनोनिम्स। इसको माइनर एनीमिया कहते हैं। माइनर एनीमिया, टनल डिजीज, टनल डिजीज, ब्रिक मेकर्स एनीमिया। इस डिजीज का इंसिडेंस ना जो वो ईंट वाले भट्टे देखे हैं ना, जहाँ पे पहले मिट्टी के ईंट बनाए जाते हैं उसके बाद फिर उनको पकाए, तो वो लोग जो ईंट बनाते हैं बेसिकली उनमें बहुत ज्यादा कॉमन है हुकवार्म इन्फेक्शन। तो इसलिए उसी के नाम से इसको रख दिएगा ब्रिक मेकर्स एनीमिया। और एक चीज आप देख रहे होंगे इसमें एनीमिया जो है वो बहुत कॉमन है। ये जो पूरा इन्फेक्शन ही है ये बेसिकली ये एनीमिया काज कराता है। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का एक इम्पॉर्टेंट काज ये भी है हुकवार्म इन्फेक्शन, खासतौर से इंडिया में।
आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो रही तो बहुत सारी वजहों के बाद एक वजह हुकवर्म इन्फेक्शन को भी रूल आउट करना पड़ता है हमें। या इसका एक नाम और है इजिप्शियन क्लोरोसिस। ये इसके सिनोनिम्स माइनर एनीमिया, टनल डिजीज, ब्रिक मेकर्स एनीमिया और इजिप्शियन क्लोरोसिस को कहा जाता है। अब इसका जो रिजर्वायर ऑफ इंफेक्शन है वो मैन ही है ना। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे जो है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, जो मेजर मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ द स्किन ऑफ फूड, मेजर। एंड सेकंड मोस्ट कॉमन रूट है दैट इज ओरल रूट। डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ द स्किन ऑफ द फूड, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेसिकली क्या होता है, जो हुकवर्म के लार्वा होते हैं ये जो है खेतों में पड़े रहते हैं। अभी अब तो थोड़ा बहुत सही हो गया। थोड़ा सा पहले अगर आप जाएं तो इंडिया में एक बहुत खराब आदत थी कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि पुअर इंसैनिटेशन की वजह से लोग जो है लोग जो है अब तो मोदी जी ने बहुत अच्छा कि घर घर जो है शौचालय का निर्माण करवा दिया, बनवा दिए। अदरवाइज पहले जो है बाथरूम बहुत कम होते थे घरों में, खासतौर से गाँव में। तो लोग खुले में जाते थे खेतों में। तो वहां से अब किसी को हुकवर्म का इन्फेक्शन है, लार्वा को स्क्रीट आउट किया उसने कहाँ पे, मिट्टी पे। अब वो वहीं पे पड़ा हुआ है। किसान आदमी गया, किसान जो है खेतों में जाता है नंगे पैर ही काम करता है। वहां पे अगर स्किन में उसके कहीं पे भी अल्सरेशन है, अल्सरेशन का वर्ड कहते हैं ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन। स्किन अगर कहीं पे भी उसकी जो है कंटिन्यूटी ब्रीच हुई है, कहीं पे कट लगा हुआ है, वुंड है हल्का फुल्का, तो वहां से इसके जो लार्वा वो डायरेक्टली जो है स्किन में पेनिट्रेट कर जाते थे। और खास तौर से कहाँ से पेनिट्रेट करेंगे, फुट, बेयर फुटेड होता है किसान आमतौर से, नंगे पैरी खेतों में काम करेगा भाई, वो सूट बूट में तो नहीं जाएगा खेत में ना। तो वहां से जो है ये असेंड कर जाता था बॉडी में, या फिर कभी कभी जो है वो डायरेक्टली ओरल रूट से भी वो ट्रांसमिट हो सकती थी डिजीज। लेकिन मेन रूट क्या है, वही है डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ द स्किन ऑफ द फूड। अब ये जो इन्फेक्शन है हुकवर्म का, जो इन्फेक्शन है बेसिकली जो है ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और हाइपोअल्बुमिनिमिया, ये दो कंडीशन है जिनसे इसका एसोसिएशन पाया जाता है। इसका एसोसिएशन किससे पाया जाता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड हाइपोअल्बुमिनिमिया। ये जो है धीरे धीरे स्लोली जो ये ब्लड लॉस कराता रहता है इंटेस्टाइन से। और अगर किसी को हुकवर्म इन्फेक्शन है, अगर आपने पेप्टिक अल्सर को रूल आउट कर दिया और किसी को मेलेना हो रहा है, किसी पेशेंट को मेलेना हो रहा है और हमने पेप्टिक अल्सर डिजीज को रूल आउट कर दिया, तो उसके बाद हो सकता है कि उसको हुकवर्म इन्फेक्शन हो। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, अब ये देखिएगा। एंकाइलोस्टोमा डुodenale के लिए 5 वीक्स टू 9 मंथ। एंकाइलोमा एंकाइलोस्टोमा डुodenale 5 हफ्ते से लेकर 9 महीने इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और निकेटर अमेरिकानस, इसका जो ऑन एवरेज जो है वो 7 वीक माना गया। इसका जो है ऑन एवरेज वो 7 वीक माना गया। अब ये किससे एसोसिएट करता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड हाइपोएल्बुमिनीमिया। ये जो है ये एक ही आयरन डिफिशियंसी एनीमिया यहाँ पे होना चाहिए। दो डिजीज है जिससे इसका एसोसिएशन पाया जाता है, एनीमिया दैट इज आयरन डिफिशियंसी एंड हाइपोएल्बुमिनीमिया। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर हुकवर्म इन्फेक्शन किसी को है तो बहुत सारे वर्म होंगे उसके इंटेस्टाइन में, तो पर वर्म पर डे कितना ब्लड लॉस होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखिएगा। एवरेज ब्लड लॉस इन हुकवर्म इन्फेक्शन 0.03 टू 0.2 ml ना, पर वर्म पर डे। ये इसका एवरेज ब्लड लॉस जो है एक एस्टिमेट निकाल के दिया गया। हम्म। अब इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, हुकवर्म इन्फेक्शन की ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो अल्बेंडाजोल है। किसके लिए, एंकाइलोस्टोमा डोडेनल के लिए, और मेबेंडाजोल निकेटर अमेरिकानस के लिए। इसकी ये जो है ड्रग ऑफ चॉइस है। अब इसमें क्योंकि हुकवर्म इन्फेक्शन जो वो एनीमिया से रिलेटेड है, ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसके लिए एक इंडेक्स आया। इसका जो इंडेमिक इंडेक्स है हुकवर्म इन्फेक्शन का, उसको कहा जाता है चांडलर्स इंडेक्स। ये नाम जहन में हमेशा याद होना चाहिए। चांडलर्स इंडेक्स जो है किससे रिलेटेड है, हुकवर्म से, है ना। इसी को इसका जो एंडेमिक इंडेक्स दैट इज चांडलर्स इंडेक्स। अब चांडलर्स इंडेक्स होता क्या है ना, एवरेज नंबर ऑफ हुकवर्म एक्स पर ग्राम ऑफ फीसेस फॉर द इंटायर कम्युनिटी। अब यहाँ पे ये चीज याद रखने की है, पर ग्राम ऑफ फीसेस। अक्सर क्या होता है ना कि पर ग्राम की जगह 100 ग्राम लग जाता है, वो यूनिट में
100 ग्राम पे लोग जो है वो टेक करके चले आते हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ हुकवार्म एग्स पर ग्राम ऑफ फीसेस, ये इसकी डिफिनेशन है, ये इसके इंडेक्स में ये शामिल है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं? इसको मान लीजिए कि कितने नंबर है पर ग्राम स्टूल में, कितने एक्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन भी किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि लेस देन 200 एक्स पर ग्राम ऑफ स्टूल, तो अगर 200 से कम है, 200 से कम है तो कोई इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अगर 200 से कम है। नाउ अगर 200 to 250 एवरेज नंबर ऑफ एक्स अगर है कितना, 200 से 250 है, तो इट में बिकम डेंजरस इन फ्यूचर, पोटेंशियल डेंजर अब ये है, बाद में जाके ये जो है पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इट इज पोटेंशियल डेंजर अगर 200 to 250 है। नाउ 250 to 300, अगर 250 से 300 के बीच में नंबर ऑफ एक्स पर ग्राम स्टूल आ रहे हैं, तो अब ये जो है माइनर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, माइनर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अगर 250 से 300 के बीच एक्स है पर ग्राम स्टूल और मोर देन 300 है, तो माइनर की जगह पे अब क्या हो जाएगा, मेजर या मेजर। इंपॉर्टेंट पब्लिक, है ना, इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा। ठीक। तो ये जो है चैंडलर्स इंडेक्स, ये जरूर याद होना चाहिए और इसका इंटरप्रिटेशन भी थोड़ा सा याद रखिएगा। डिफिनीशन क्या है, एवरेज नंबर ऑफ हुकवर्म एक्स पर ग्राम ऑफ फीसेस या पर ग्राम ऑफ स्टूल। ठीक। अब आइए टेप वर्म या टीनिएसिस जिसको कहते हैं, टेप वर्म के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होगी। ये भी क्या है, एक निमेटोड है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजिनेटा, है ना, दो होते हैं इसके बेसिकली जो है टेप वर्म में, दो होते हैं। अब ये जो दो क्यों इसको हम मानते हैं, एक जो है जैसे जो टीनिया सोलियम है, इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट के लिए ये जो जहां से ये फैल रहा होता है दैट इज पिग से, है ना। और टीनिया सैजिनेटा किस में होता है, कैटल में, है ना? दोनों के दोनों। यानी कि अगर कोई पोर्क का यूज बहुत ज्यादा, पोर्क किसे कहते हैं, PORK, पिग मीट को, टिक्के में। है ना, पिग मीट को पोर्क कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा कोई इसको यूज हो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका देख लीजिए, यही इसका है, इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टिव सिस्टी सरकाई इन बीफ, बीफ यानी कैटल से रिलेटेड है, तो वो टीनिया सैजिनेटा है। या अगर कोई पोर्क का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है दैट इज टीनिया सोलियम उसको हो रहा है। या फिर इसके जो एग्स होते हैं वो कंटामिनेटेड है, कहाँ कहाँ वो पाए जा रहे हैं, वेजिटेबल्स में, वाटर में या फूड में, उसको कोई डायरेक्टली इंजेस्ट कर ले, तो वहां से भी डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। अब यहाँ पे होस्ट ऑफ इन्फेक्शन एक टर्म और है। होस्ट का मतलब देखिए, होस्ट और रिजर्वायर में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। रिजर्वायर में क्या होता था कि वहां पे जो डिजीज एजेंट है वो वहीं पे जो है डेवलप होता था, है ना, अपनी साइकिल को पूरा कर रहा है, अपने आप को जो है वो बढ़ा रहा है, और जब तक फेवरेबल टाइम नहीं आ रहा है तब तक वो दूसरे तक पहुंच भी नहीं रहा है, यानी दूसरे को इन्फेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो वो रिजर्वायर था। होस्ट में भी यही होता है बेसिकली, होस्ट में जो होता है ये एक तरीके से कह लीजिए कि पूरी तरीके से ये कंप्लीट फॉर्म में होता है, कंप्लीट फॉर्म में होता है। यहाँ पे भी ये अपने जो सेक्सुअल साइकिल है इसको कंप्लीट करता है, और यहीं से फर्दर जो है फिर ये डिससेमिनेट हो जाता है, यहाँ से भी बहुत माइनर सा डिफरेंस है, अक्सर जो है दोनों में कंफ्यूजन ही रहती है। तो होस्ट बेसिकली दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। यहाँ पे इसको बताना जरूरी है क्योंकि इसमें अलग अलग है ना। एक है प्राइमरी होस्ट, एक होता है सेकेंडरी होस्ट। अब जो प्राइमरी होस्ट होता है इसको डेफिनेटिव होस्ट भी हम कहते हैं, इसको डेफिनेटिव होस्ट भी कहते हैं, और सेकेंडरी होस्ट को हम कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। अब ये जो सेकेंडरी होस्ट होता है बेसिकली यहाँ पे जो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या डिजीज काजिंग एजेंट जो है, इन्फेक्शस एजेंट जो है, ये जिस स्टेट में आता है उसी स्टेट में पास आउट हो जाता है ना। सिर्फ ये क्या होता है, एक तरीके से कुछ दिन के लिए वक्ती तौर पे स्टे करता है वहां पे ना, फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। जब तक कि उसे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती वो वहां पे स्टे करता रहता है, और फिर वो जो फर्दर जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है डिफिनिटिव होस्ट में या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जिसको वो इन्फेक्ट करता है। तो इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, एक तरीके से एक स्टेशन समझ लीजिए जहाँ पे कुछ देर के लिए रुकना है और फिर आगे बढ़ जाना है। ये होता है सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट। डिफिनिटिव होस्ट जहाँ पे उसे अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी होती है। अब यहाँ पे क्योंकि दो चीजें हैं, प्राइमरी होस्ट एक इन्फेक्शन जो है वो किससे हो रहा है, टीनिया सोलियम से हो रहा है। सेकंड जो है टीनिया सैजिनेटा से ना। तो टीनिया सोलियम और सैजिनेटा दोनों का जो डिफिनेटिव होस्ट है जहां पे इनकी लाइफ साइकिल जाके कंप्लीट हो रही है, कहाँ पे हो रही है इन्फेक्शन, कहाँ पे ये काज कर रहा है। ह्यूमंस में। तो यहाँ पे आप रखिए कि मैन जो है वो इसका प्राइमरी होस्ट या डिफिनिटिव होस्ट है। अब किसके किसके थ्रू ये फैल रहा है, वही इसके जो है वो सेकेंडरी होस्ट है। टीनिया सैजिनेटा है किससे, बीफ से है, यानी कि कैटल्स। कैटल्स जो होगा इंटरमीडिएट होस्ट होगा, और टीनिया सोलियम के लिए पिग ना। पिग जो होगा इसका वो सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट इसका होता है। इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 8 to 14 वीक्स। टेपवार्म का या टीनियसिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 8 से 14 हफ्ते का होता है। ड्रग ऑफ चॉइस इसकी जो है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखिएगा, एक तो है प्राजिक्वेंटल और निक्लोसामाइड। ये जो है प्राजिक्वेंटल या निक्लोसामाइड जो है, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस। एक और है अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल भी इसका ड्रग ऑफ चॉइस होती है। वो किसके लिए होती है, सिस्टी सर्कोसिस के लिए होती है। सिस्टी सर्कोसिस के बारे में बताइए क्या होता है। सिस्टी सर्कोसिस बेसिकली जो इसके जो ये कंटामिनेटेड एग्स होते हैं ना, इनके जो लार्वा होते हैं, बेसिकली लार्वा, एग्स के बाद लार्वा, वो जो है उनको सिस्टी सरकाई कहा जाता है ना, सिस्टी सरकाई। सिस्टी सरकाई, और उससे जो पूरा फेनोमेना उसको सिस्टी सर्कोसिस कहते हैं। तो ये जो इन्फेक्टेड लार्वा होता है, कभी कभी ये जो जो नॉर्मल इनका रूट होता है ये उसको उससे हट के ये हो सकता है ब्रेन तक चला जाए ना, ब्रेन तक चला जाए या किसी और दूसरे विसरा को ये पेनिट्रेट करके वहां तक पहुंच जाते हैं। तो अगर ये ब्रेन में पहुंच रहा है, ब्रेन में पहुंच रहा है तो उसको न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस कहते हैं। न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस कहते हैं, जो सिस्ट का स्टेज होता है ना, लार्वा स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज होता है, वही जो अगर वो ब्रेन तक पहुंच गया, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है ब्रेन तक हो गया, तो ब्रेन में जाने के बाद ये जो है कि ना न्यूरल सिम्टम्स काज करते हैं, नर्वस सिस्टम काज करते हैं। अब ब्रेन में गया तो वहां पे सीजर्स भी हो सकता है, वोमिटिंग बहुत ज्यादा होगी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो वो सारे फीचर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। होता किससे है, इसी टेप वन टीनियसिस के इन्फेक्शन से ही होता है ना। तो इसके लिए न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, या कह लीजिए कि जो लार्वल स्टेज है उसके लिए अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात की जाए तो दैट इज अल्बेंडाजोल। की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, अल्बेंडाजोल होती है। अब एक चीज, सर, जी, ये सिस्टी सर्कोसिस लार्वल स्टेज है टीनियासिस का। जो सिस्ट होते हैं, सिस्ट, इसमें जी, जो सिस्ट होते हैं मैं बेसिकली वो अभी वर्म लार्वल बना स्टेज है। नहीं इसमें, हाँ, लेकिन अभी सिर्फ सिस्ट पर। हाँ जी, सिस्ट ही फॉर्म है, वर्म नहीं बन। वर्म तो उतना इससे बड़ा होता है सिस्ट कि भी वो नुकसान ब्रेन तक, पहुंचाते हैं क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचाएगी। वर्म तो बहुत बड़ा होता है, वो ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाएगा ना। अब वो जी, ब्लड के जरिए जो है वो सिस्ट जो होती है वही पहुंचती है। शुक्रिया। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी कि नेशनल डी वार्मिंग डे वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल डी वार्मिंग डे
ये 10 फरवरी को ना, 10 फरवरी को हर साल जो है नेशनल डी वार्मिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसकी जो है 10 फरवरी को, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी प्री स्कूल और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है ना, जितने भी प्री स्कूल और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, चाहे वो स्कूल में जा है या नहीं, अगर स्कूल में नहीं, लाइक प्री स्कूल चिल्ड्रन है, तो वो आंगनवाड़ी सेंटर्स पे उनको बाकायदा जो है वो डोज दी जाती है इसकी। अब इसमें ड्रग अभी मैं बताता हूँ ना। 1 से 19 साल की एज तक के लोगों को इसमें जो है वो टारगेट किया जाता है। जो टारगेट एज ग्रुप है 1 to 19 ईयर्स, 1 से 19 साल का जो है वो टारगेट एज ग्रुप होता है इसमें ना। ठीक। अब डोज क्या है, कौन से ड्रग देते हैं, तो 1 से 2 साल का अगर है, 1 to 2 ईयर्स, 1 से 2 साल का अगर बच्चा है, तो 400 मिलीग्राम अल्बेंडाजोल देते हैं इसमें, 400 मिलीग्राम अल्बेंडाजोल। और इसकी जो है, अभी ये पूरी नहीं देते, 400 मिलीग्राम अल्बेंडाजोल की हाफ टैबलेट देते हैं, 1 to 2 ईयर्स, 1 से 2 साल का बच्चा अगर है। इसके बाद 2 से 19, टारगेट ग्रुप कहाँ तक है, 19 साल तक है ना। 2 to 19 ईयर्स, यानी 2 साल के बाद 19 साल तक जो है यही 400 मिलीग्राम की जो है अल्बेंडाजोल जो है ये फुल टैबलेट देते हैं, जो है फुल टैबलेट देते हैं। ये तो इस नेशनल प्रोग्राम से है, नेशनल डी वार्मिंग डे 10 फरवरी। सर एक डाउट फिर से। जी। सर इसका होस्ट जो है पिग और कैटल है, तो हाँ, 1 से 2 साल के बच्चों में तो इसका यूसेज बहुत कम होता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होंगे शायद, कितने छोटे बच्चे तो मीट या पोर्क वगैरह तो नहीं खाते। तो एक चीज ये है ना, ये जो डी वार्मिंग होती है, मैंने क्या कहा, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन क्या होता है, मोस्ट कॉमन एलिमेंटरी Experiences. इन्फेक्शन एस्केरियासिस बच्चों में नहीं होता, फीको ओरल रूट से फैलता है। अब बच्चों में सबसे कॉमन है वो इन्फेक्शन। और ओवरऑल अगर भी देखा जाए तो इंडिया में सबसे कॉमन वर्म इन्फेस्टेशन जो है वो राउंड वर्म है। और ये जो डी वार्मिंग हो रही है ये किसी स्पेसिफिक एक के लिए नहीं हो रही। आपने देखा होगा अल्बेंडाजोल जो है तमाम जो वर्म इन्फेक्शन है सब में इसकी जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज हो रहा है ना। ये एक स्पेसिफिक, किसी एक स्पेसिफिक वर्म इन्फेक्शन को ये टारगेट करने के लिए नहीं है, बल्कि बेसिकली जो है, क्योंकि हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि किस डिजीज का इंसिडेंस सबसे ज्यादा है या कम्युनिटी में कौन सी डिजीज सबसे कॉमनली पाई जा रही है उसको टारगेट किया जाता है। जो पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो लगातार जो हो रही हो, तो बच्चों में, क्योंकि अगर किसी को मान लीजिए कोई भी वर्म इन्फेक्शन है, वर्म इन्फेक्शन अगर किसी को है, तो बहुत सारी उसके प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक जो है ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, वेट लॉस रहेगा है ना, वेट गेन नहीं हो पाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, बहुत सारे दूसरा उसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होगा, दूसरे और इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये जो है नेशनल डिवार्मिंग डे, इसमें जो ये टारगेट एज ग्रुप है, बेसिकली कह लीजिए स्कूल गोइंग और प्री, 1 से 19 साल तक के तमाम लोगों को टारगेट किया जाता है इसमें। और अल्बेंडाजोल हाफ टेबलेट, बच्चा क्या है, अब देखिए कंटामिनेशन कहीं से भी हो सकता है। मैंने अभी जो इससे पहले बताया था, लाइक हुकवार्म का ही ले लीजिए, हुकवार्म का इन्फेक्शन कैसे फैल रहा था, डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ द स्किन ऑफ फूड एंड बाई ओरल रूट, है ना। मिट्टी में उसका इन्फेक्शन है, उसका लार्वा कहाँ पे है, मिट्टी में। बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे 1 साल का कह लीजिए, जब अभी वो चल भी नहीं पा रहा है ढंग से, लेकिन वीनिंग शुरू कर देते हैं वो, है ना, विनिंग स्टार्ट हो जाती है उनकी, यानी उनके हाथ में कुछ भी आया सबसे पहले वो कहाँ पे जाएगा, जिन लोगों को बच्चे हैं वो ज्यादा बेहतर बता उनके मुंह में पाएंगे, जाके खाते हैं। है ना। डायरेक्ट वो कोई भी चीज पकड़ते हैं पहले वो मुंह में लगाते हैं उसको, उनको वहां तक लेके जाना है ये। अब मान लीजिए बाई ओरल रूट है ज्यादातर, कोई भी इंफेक्शन हुआ तो दोनों रूट है ना, एक फीको ओरल रूट है, ओरल रूट है, सेकंड भले हो। तो वहां पे अगर मान लीजिए वो कंटामिनेटेड है वो पार्ट, वो एरिया मिट्टी का, मान लीजिए आपके घर में, सपोज आपके घर में नहीं, मेरे ही घर में कह लीजिए, आपको क्यों, मेरे ही घर में हम लोग मान लीजिए किसान है ना, खेतों से आए, कुछ भी नंगे पैर थे, बेयर फुटेड थे या विदिन चप्पल भी थे, हो सकता है कि वहां पे वो मिट्टी चल के साथ में आई हो। अब खेत में क्या था, हुकवार्म का एक रहा होगा,
अब वो उस मिट्टी के साथ घर में भी, अगर घर में कोई बच्चा होगा, अगर वो नीचे चल रहा होगा, तो हो सकता है उसके हाथ में भी लगा हो, हाथ कहाँ तक जाएगा, मुंह में लेके जाते हैं हाथ, तो वहां से उनको वो इन्फेक्शन फर्दर जो है वो हो सकता है। सिर्फ आप टेप वर्म के लिए ये नेशनल डी वार्मिंग डे नहीं है। जो टेप वर्म के लिए ये नेशनल डी वार्मिंग डे ऑब्जर्व नहीं किया जाता, बल्कि ओवरऑल पूरा जो वर्म इन्फेस्टेशन है इसके लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और इसमें भी मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज्यादा इम्फेसाइज किया जाता है वो राउंड वर्म के इन्फेक्शन में और हुक वर्म के इन्फेक्शन। ठीक। तो इसकी डोज क्या है, 1 से 2 साल के लिए 400 मिलीग्राम अल्बेंडाजोल हाफ टैबलेट स्टैट में देते हैं, और उसके बाद अप टू 19 ईयर्स जो है फुल टैबलेट अल्बेंडाजोल की दी जाती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कुछ नहीं याद है, ड्रग ऑफ चॉइस अल्बेंडाजोल याद रखिएगा, सब में बता दीजिएगा। अब फूड पॉइजनिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फूड पॉइजनिंग भी बहुत कॉमन होती है। एक चीज याद रखिएगा, जब कहीं पे भी अगर फूड पॉइजनिंग का केस होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए जनरल फिजिशियन हमारा जो रोल होता है वो ये होता है कि हमें उस चीज को जो लोकल अथॉरिटीज है हेल्थ से रिलेटेड, यानी जो सीएमओ ऑफिस है, वहां पे हमें क्या करना होता है, बताना होता है कि यहाँ पे फूड पॉइजनिंग का केस है। तो आप देखते होंगे अक्सर जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, वो डायग्नोसिस में फूड पॉइजनिंग नहीं बनाएंगे, जीआई अपसेट या कोई भी जीआई की दूसरी कंप्लेन बना के वो फूड पॉइजनिंग को जो है वो हटा देते हैं अपने डायग्नोसिस। क्यों? क्योंकि अगर फूड पॉइजनिंग उन्होंने लिख दिया अपने डायग्नोसिस में, तो फिर उन्हें हर हाल में जो है लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पे जो है फूड पॉइजनिंग के केस, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो है हेल्थ हजार्ड भी हो सकता है फूड पॉइजनिंग का। फूड पॉइजनिंग का एक बहुत बड़ा हेल्थ हजार्ड भी हो सकता है, तो इसलिए ये जो है एक नोटिफिएबल डिजीज में आ जाती है। फूड पॉइजनिंग जो है वो नोटिफिएबल डिजीज में आ जाता है। अब फूड पॉइजनिंग जो होती है इसलिए ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि ये ना कई सारे ऑर्गेनिज्म है, कई सारी फूड पॉइजनिंग है। साल्मोनेला से होती है, स्टेफाइलोकोकस से होती है, बोटुलिनम से होती है ना, क्लस्ट्रीडियम परफरिंजेंस से होती है, सबसे होती है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट इसको दो तरीके से और क्लासिफाई किया जाता है। एक तो लिविंग बैक्टीरिया या उनके टॉक्सिन से, दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस से, उससे भी हो सकती है। तो यानी एक इसका जो वो बैक्टीरियल काज निकल के आता है, एक नॉन बैक्टीरियल काज निकल के आता है ना, एक बैक्टीरियल काज है, एक नॉन बैक्टीरियल काज। बैक्टीरियल में, अब बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग कैसे होगी, यानी ऐसे फूड को हम इंजेस्ट कर रहे हैं जो उनके बैक्टीरिया से डायरेक्ट, या तो लिविंग बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड है या उनके टॉक्सिन से वो कंटामिनेटेड है। तो अब बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग कॉमनली अगर होती है तो स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग है। ठीक, स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग हो रही है। बोटुलिनम फूड पॉइजनिंग, क्लास्ट्रीडियम परफरिंजेंस ना, साल्मोनेलोसिस, ये सारे जो है ये बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग क्या होगी, कुछ केमिकल्स हैं, लाइक आर्सेनिक है। आर्सेनिक में आर्सेनिक का जो क्लिनिकल फीचर है वो किससे मिमिक करता है, कालरा। कालरा से ना। और कालरा भी एक तरीके की फूड पॉइजनिंग में ही आ जाता है, वो अगर उसको देखा जाए तो अलग बात है कि उसका जो वो पूरा सिस्टम ही अलग है कालरा का, बट जो फीचर्स हैं वो लगभग लगभग फूड पॉइजनिंग के ही आते हैं। तो आर्सेनिक जो है उससे भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना। इसके अलावा कुछ सी फूड्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, या इवन फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, मरकरी है। अब मरकरी से अगर फूड पॉइजनिंग हो रही है तो वो किस तरीके से होती है, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, मिनीमाटा बे डिजीज का, अक्सर उसके बारे में मिनीमाटा बे डिजीज एक थी, वो जापान में है। वहां पे बे था, सी है बेसिकली, है ना। तो वो जो है वो बहुत ज्यादा मरकरी से, उस पानी में मरकरी बहुत ज्यादा था वहां के पानी में, तो लोग वहां की फिशेस को कंज्यूम करते थे, वहां की फिशेस। तो ये मरकरी जो है वो धीरे धीरे बॉडी में अकुमुलेट होके फिर जो है वो अपने क्लिनिकल फीचर डेवलप कराती थी। तो बेसिकली जो है वो फिश के यूज करने से, यानी उस फिश को कंज्यूम करने से मरकरी की पॉइजनिंग हो रही थी, तो उसको नाम ही दे दिया गया मिनीमाटा बे डिजीज। हो रही थी स्पेसिफिक एक जगह पे वहां की फिशेस को कंज्यूम करने से। तो ये सारे जो है वो
नॉन बैक्टीरियल या केमिकल आते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं। मरकरी है, आर्सेनिक है, हाँ, कुछ दूसरे सी फूड्स हैं, इनसे जो है ये फूड पॉइजनिंग हो रही है। अब एक बार में सबके इंक्यूबेशन पीरियड देख लीजिए। लाइक साल्मोनेला की फूड पॉइजनिंग अगर हो रही है तो साल्मोनेला की इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 12 to 24 आवर्स का होता है, 12 से 24 घंटे। स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग है, स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग, इसका जो है सबसे कम इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जितनी भी फूड पॉइजनिंग होती है 1 to 6 आवर्स का होता है। स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से 6 घंटे का होता है। बोटुलिनम, बोटुलिनम फूड पॉइजनिंग, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 to 36 आवर्स का, 12 to 36 आवर्स। क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, इसकी फूड पॉइजनिंग हो रही है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 6 to 24 आवर्स, 6 से 24 घंटे का। इसके अलावा बैसिलस सीरियस, अब बैसिलस सीरियस जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक एमेटिक फार्म होता है, एक डायरियल फार्म होता है, दोनों का इंक्यूबेशन पीरियड में थोड़ा सा डिफरेंस है। एमेटिक फार्म का इंक्यूबेशन पीरियड जो वो भी 1 से 6 घंटे का होता है। यानी एमेटिक फार्म इसलिए कह रहे हैं कि इसमें अपर जीआई के सिम्टम्स ज्यादा मिलते हैं, एमेटिक फार्म हो गई। और जो डायरियल फार्म है उसमें लोअर जीआई के सिम्टम्स ज्यादा मिलते हैं। 12 to 24 आवर्स, 12 से 24 घंटे का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये जो है ये डायरियल फार्म है। ये सारी फूड पॉइजनिंग से, बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग से, जिनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। चलिए, दैट इज साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग ना। अब बहुत कॉमन फूड पॉइजनिंग ये भी होती है, साल्मोनेला की फूड पॉइजनिंग। और ये किससे फैलती है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट क्या है? बहुत सारे इसके जो है सब टाइप्स हैं साल्मोनेला की, अगर हम बात करें तो साल्मोनेला टाइटिम्यूरियम है, साल्मोनेला कॉलरा स्विस है, एंड साल्मोनेला एंट्राइटाइडिस है ना। ये सारे जो है ये कॉजेटिव एजेंट है। ये क्या है, साल्मोनेला का सब ग्रुप्स है, साल्मोनेला का सब ग्रुप ये एजेंट है जिससे ये डिजीज फैलती है ना। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या, इट इज प्राइमरली ए डिजीज ऑफ एनिमल। प्राइमरली ये क्या है, इट इज अ डिजीज ऑफ एनिमल। अब एनिमल्स को ये डिजीज हो रही है, वहां से कैसे फैल रही है, उसके कई तरीके हैं, कई तरीके के हैं। इन्फेक्शन कैसे मिल रहा है, लाइक फार्म एनिमल्स है या पोल्ट्री है, अब कंटामिनेटेड मीट को कंज्यूम कर रहा है, कंटामिनेटेड मीट को कंज्यूम कर रहा है। मीट के अलावा और क्या चीज कंज्यूम करता है, अगर पोल्ट्री की हम बात करें तो एग्स। मिल्क है, एग्स है ना, या मिल्क प्रोडक्ट्स है, सासेज है। यहाँ से ये डिजीज जो है ट्रांसमिट हो जाती है किसको, ह्यूमंस को। तो प्राइमरली इट इज ए डिजीज ऑफ एनिमल, जो कैटल्स है या पोल्ट्री वाले, और वहां से फर्दर जो ये डिजीज ट्रांसमिट होती है ह्यूमंस को वाया कंटामिनेटेड मीट, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स है, एग है या एग के प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, कर्ड वगैरह, तो यहाँ से ये फैलती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, अभी आपने पढ़ा साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग का कितना होता है इंक्यूबेशन पीरियड, 12 to 24 hours। 12 से 24 घंटे का होता है। 12 to 24 आवर्स इज इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखिएगा। क्लिनिकल फीचर्स में स्पेसिफिक सडन ऑनसेट फीवर विद चिल्स, नाजिया एंड वोमिटिंग एंड प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया। ये इसका क्लिनिकल फीचर है साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग का। वैसे जब तक कि इसकी हिस्ट्री नहीं ली जाएगी, इस क्लिनिकल फीचर से इसको डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ से कोई डायग्नोसिस नहीं बन सकती। बहुत सारे जो कंडीशन है जिसमें ये सारी चीजें मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ सडन ऑनसेट फीवर विद चिल्स, नाजिया एंड वोमिटिंग एंड प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया, आपको इवन जो है टाइफाइड में भी इस तरीके की क्लिनिकल पिक्चर मिल सकती है ना। बहरहाल ये इसके क्लिनिकल फीचर है इसकी। तो यहाँ से पता कैसे चलता है, हिस्ट्री लेने से, कि हाँ इन्होंने कुछ कंज्यूम किया था नहीं किया था।
ये इसके क्लिनिकल फीचर है। मोर्टिलिटी इससे जो है 1%, बहुत लेस मोर्टिलिटी है। मान लीजिए कि, और यूजुअली जो इससे मोर्टिलिटी या यूं कह लीजिए जो डेथ होती है इस फूड पॉइजनिंग से, वो ड्यू टू डायरिया, उस डायरिया की वजह से डेथ होती है ना, यहाँ पे। अब इसका ट्रीटमेंट की बात अगर हम करें, तो यूजुअली जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है इसमें जो है, एक कोई प्रॉपर एंटीबायोटिक के साथ टोटली जो है वो सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव, यानी फ्लूइड रिप्लेस करना है, एक कोई एंटीबायोटिक, और साथ में और दूसरे जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो करना है। सेकेंड है स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग, बहुत कॉमन है स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग जो है, ये बहुत कॉमन है। हेल्थी कैसे है, इसका एजेंट क्या है? स्टेफाइलोकोकस आरियस का जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं ना, इंटेरोटॉक्सिन, इंटेरोटॉक्सिन का मतलब क्या है, इंटेस्टाइन में जाके ये जो है, दो तरीके के टॉक्सिन्स आमतौर से यूज होते हैं ना, इंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन। तो वहां से जो है, और दूसरी चीज जो है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में कहा जाता है कि जो 1 to 6 आवर्स का, यानी बहुत छोटा जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, वो इसीलिए है क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी जो टॉक्सिन्स हैं वो पहले से जो है वो बने हुए होते हैं, उनके रिलीज होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता ना, यानी उसको हम कहते हैं इंट्राडाइटिक टॉक्सिन्स ना, जो ऑलरेडी जो है, अगर ये किसी भी फूड आइटम में, फूड स्टफ में अगर ये पाए जा रहे हैं स्टेफाइलोकोकस, तो वहां पे जो है ये टॉक्सिन्स को रिलीज कर देंगे, और जो टॉक्सिन्स को रिलीज कर देंगे तो फूड पे क्या है, टॉक्सिन है, और जैसे ही कोई इसको कंज्यूम करेगा फौरन जो है उसका एक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो वहां पे वो क्या करेगा, टॉक्सिन को रिलीज कर देता है उसी फूड आइटम पे, और जब हम उसको कंज्यूम करेंगे तो ऑलरेडी क्योंकि वो टॉक्सिन दे आर रिलीज, तो वो बॉडी में जाने के बाद फौरन जो है अपना वर्क शुरू कर देते हैं, इसलिए इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो बहुत छोटा रहता है इसका। और ये जो टॉक्सिन्स बनते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर है 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड का, यहीं पे ये टॉक्सिन्स बनते हैं, और ना ये जो है बहुत हीट स्टेबल होते हैं, ये जो टॉक्सिन्स होते हैं दीज आर हीट स्टेबल, और अगर 30 मिनट तक भी बॉइलिंग की जाए तो वहां पे ये रेजिस्ट करते हैं, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। दे आर रिलेटिवली हीट स्टेबल एंड रेजिस्ट बॉइलिंग फॉर 30 मिनट और मोर, उससे ज्यादा देर तक भी ये क्या करते हैं, हीट को रेजिस्ट करते रहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका बहुत छोटा है, 1 to 6 आवर है, और क्यों है? बिकॉज ऑफ प्री फॉर्म टॉक्सिन, पहले से जो है टॉक्सिन बन चुके हैं, वो रिलीज हो चुके हैं। मैकेनिज्म ऑफ फूड पॉइजनिंग देखिएगा इसकी, यहीं से समझ में आएगी। इंट्राडाइटिक टॉक्सिन्स ना, यानी इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स प्रीफार्म्ड ऑन फूड इन विच बैक्टीरिया हैव ग्रोन, जहां पे जिस भी फूड आइटम पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उस पे वो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है और हम उसी को कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से जो है वो फूड पॉइजनिंग का पूरा मैकेनिज्म, और ड्यू टू दैट जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी इसी वजह से बहुत छोटा होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसी वजह से बहुत छोटा होता है, और इसमें जो आमतौर से स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग जो है, इसमें भी डेथ बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसमें भी डेथ बहुत ज्यादा नहीं, अगर अगर होगी भी स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग, या यूं भी कह लीजिए कि ज्यादातर फूड पॉइजनिंग में, एक्सेप्ट बोटुलिनम, जो अगर डेथ हो रही है, जो मोर्टेलिटी हो रही है, वो पॉइजनिंग से नहीं होती, बल्कि उसके क्लिनिकल फीचर में जो डायरिया हो रहा है ना, डायरिया, डायरिया की वजह से होती है। ट्रीटमेंट क्या, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अब ये थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोटुलिनम फूड पॉइजन, बोटुलिनम में जो इसका टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, बोटुलिनम जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, तो दो चीज याद रखिएगा, सबसे पावरफुल टॉक्सिन जो है या मोस्ट लीथल टॉक्सिन इन द वर्ल्ड, वो यही है, बोटुलिनम का टॉक्सिन है। किसका है? बोटुलिनम। एंड सेकेंड मोस्ट लीथल टॉक्सिन कौन सा है? टेटेनस। टेटेनस इज द सेकेंड मोस्ट लीथल टॉक्सिन, टेटेनस का जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं ये, है ना, पहले नंबर पे सबसे लीथल टॉक्सिन पूरी दुनिया में जो है वो बोटुलिनम का होता है ना। इससे भी फूड पॉइजनिंग होती है, इसकी बहुत सारी टाइप्स है जिनसे जो है ये पॉइजनिंग हो रही है। क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, इसका जो एजेंट है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम है ना, टाइप ABE। इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा लॉन्ग है, 12 to 36 आवर का है। इंट्राडाइटिक टॉक्सिन्स है, यानी डाइट पे जो है, जो फूड आइटम्स है वहां पे टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, वहां से वो वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ का जो, इसका जो स्पेसिफिक फीचर है बोटुलिनम फूड पॉइजनिंग का, इसमें ये है कि GIT सिम्टम्स जो होते हैं बहुत रेयर होते हैं, ना के बराबर GIT सिम्टम्स आपको मिलेंगे।
ना। प्रोमिनेंट सिम्टम में जीआईटी सिम्टम्स और स्लाइड, जीआईटी सिम्टम्स है ही नहीं, बहुत कम होता है। तो पाया क्या जाता है? 3D। अब यहाँ पे देखिएगा 3D। 4D कहाँ पे था? हम 4D पढ़ पेलेग्रा। चुके हैं, है ना, प्लेग्रा में था 4D। अब 3D किस में है? बोटुलिनम फूड पॉइजनिंग में, है ना। तो बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग में या बोटुलिनम फूड पॉइजनिंग में 3Ds होते हैं, उसको कहते हैं डिस्पेजिया, डिसार्थ्रिया एंड डिप्लोपिया। डिप्लोपिया यानी डबल विजन, है ना। तो ये 3Ds है जो किसमें पाए जा रहे हैं? बोटुलिनम फूड पॉइजनिंग में पाए जा रहे हैं, डिस्पेजिया, डिसार्थ्रिया एंड डिप्लोपिया, दैट इज 3Ds। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स है। प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे अगर किसी को हमें शक हो रहा है कि हाँ इसको बोटुलिनम फूड पॉइजनिंग है, तो एंटीटॉक्सिन देते हैं 50,000 टू 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसकी एंटीटॉक्सिन, और इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो गैनिडीन हाइड्रोक्लोराइड से किया जाता है। ट्रीटमेंट किससे करते हैं? गैनिडीन हाइड्रोक्लोराइड से। तो ये बोटुलिनम फूड पॉइजनिंग 3Ds किसमें है? बोटुलिनम फूड पॉइजनिंग में। मोस्ट लीथल टॉक्सिन वर्ल्ड में कौन सा है? बोटुलिनम का टॉक्सिन है। और इसमें जीआईटी सिम्टम सबसे कम, ऐसी फूड पॉइजनिंग है जिसमें जीआईटी सिम्टम्स जो है वो सबसे कम पाए जाते हैं। अब आइए क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस फूड पॉइजनिंग, यानी कि क्लास्ट्रीडियम वेल्चाई जो होता है ना, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? क्लास्ट्रीडियम वेल्चाई या परफ्रिंजेंस जिसको कहते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड 6 to 24 आवर का होता है ना। अब ये जो क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस होता है कहाँ पे पाया जाता है मेनली? जो ये ना फीसेज होते हैं ह्यूमंस के, एनिमल्स के, वहां पे मिलता है, या जो पानी है, मिट्टी है, इवन एयर में भी ये जो एजेंट है या पॉजिटिव एजेंट इस डिजीज का है, वेल्चाई, ये वहां पे भी पाया जाता है। और जो ज्यादातर जो इस डिजीज का आउटब्रेक होता है वो यूजुअली ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ मीट या मीट प्रोडक्ट्स, है ना, उसकी वजह से होता है। और जो स्टोरी निकल के आती है इस पूरे उसमें, इस डिजीज के आउटब्रेक में, वो ये है कि पहले जो है खाने को 24 घंटे पहले बना लिया गया था, यानी जो प्रोडक्ट था जिसको कंज्यूम किया गया वो 24 आवर्स या उससे पहले का बना हुआ था जिसको कंज्यूम किया गया, उसकी वजह से इसकी फूड पॉइजनिंग हुई है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है? 6 to 24 आवर्स, है ना, 6 to 24 आवर्स है। अब इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, डायरिया है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं, या बहुत स्लाइट फीवर होता है। और समटाइम्स जो है फीवर जो है वो एब्सेंट होता है। और जो इलनेस होती है इसमें नाजिया वोमिटिंग बहुत कम पाया जाता है, और जो बीमारी होती है ना बहुत छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, 1 दिन या 2 दिन लगता है, उसके बाद रिकवरी हो जाती है। और आज तक क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस से या क्लास्ट्रीडियम वेल्चाई से कोई डेथ को रिपोर्ट नहीं किया गया है। रैपिड रिकवरी विद नो डेथ, 1 से 2 दिन में जो वो रिकवरी हो जाती है यूजुअली। अब नीचे देखिएगा, बस इनके नाम याद रखिएगा। बैसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग, एजेंट क्या है? बैसिलस सीरियस है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 6 आवर्स जो है एमिटिक फार्म के लिए, एंड 12 to 24 आवर्स जो है वो डायरियल फार्म के लिए। किसके लिए? डायरियल फार्म के लिए।